अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के यूनिट 1 को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ेंगे। यूनिट 1 के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के सिलेबस के मुताबिक और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन कमीशन के सिलेबस के मुताबिक यूनिट 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है डिसऑर्डर ऑफ माउथ एंड एसोफेगस। अब डिसऑर्डर ऑफ माउथ और एसोफेगस के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर है, लेकिन इनमें से हम हर एक वीडियो में से हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर पढ़ें तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को समझने के लिए हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझना ज़रूरी है, और इस पर भी हमारा लेक्चर अपलोड हो चुका है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। फिर हम हर एक डिजीज़ के कॉजेज़ को पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, मैनिफेस्टेशन, रिस्क फैक्टर। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में हम मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन और इसके साथ साथ नर्सिंग डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। और ये तमाम तर प्रोसेस हर एक डिसऑर्डर में हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में। सो स्टूडेंट, ये जो आज की वीडियो है इसमें हम जो माउथ और एसोफेगस के तमाम डिजीज़ को, तमाम डिसऑर्डर को कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इंडिविजुअली हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअली बात करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारे यूनिट 1 के अंदर जो कि जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि डिसऑर्डर ऑफ माउथ और एसोफेगस है, तो उसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ है। सबसे पहले स्टोमाटाइटिस है, ओरल कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, हाइटरलार्निया, एचलेसिया, डायवर्टिकुला, एसोफेजियल कैंसर और ट्यूमर्स। ये 8 सब टॉपिक्स हैं जो कि डिसऑर्डर ऑफ माउथ और एसोफेगस का हिस्सा है। लेकिन इसमें से हम एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हम 8 वीडियो लेक्चर को, इस यूनिट को हम 8 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस जीआईटी डिसऑर्डर का टॉपिक 1 है। जेनरिक बीएसएन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेमेस्टर 3 का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 है। स्टोमाटाइटिस, स्टोमाटाइटिस, स्टोमा कहते हैं माउथ को और टाइटिस कहते हैं इन्फ्लामेशन को। सो स्टोमाटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ और लिप्स, यानी कि मुंह और इसके साथ साथ होंठों की जो इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, उसे हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं। इट रिफर टू एनी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड लिप्स। ये एक किस्म का सूजन का रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, जिससे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारे मुंह का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो थिन मेम्ब्रेन होता है, वो इफ़ेक्ट होता है, और उसके साथ साथ लिप्स यानी कि होंठे इफ़ेक्ट होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन आर द थिन स्किन कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ माउथ एंड प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव म्यूकस। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इसने हमारे माउथ के आउटर कवरिंग को कवर किया होता है। ये इंतहाई थिन यानी कि बारीक स्किन होती है, और जिससे म्यूकस प्रोड्यूस होता है। इसके टाइप्स को अगर पढ़ें तो यहाँ पर स्टोमाटाइटिस की 2 बेसिक टाइप्स है। फर्स्ट का नाम है कोल्ड सोर, और इसे हम फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं। फीवर ब्लिस्टर में आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो, तस्वीर में देख सकते हो कि इसके अंदर जो माउथ की बाहर यानी कि लिप्स के ऊपर और लिप्स की साइडों पर जो दाने नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम कोल्ड सोर कहते हैं। अमूमन ये बुखार से आता है, और इसमें अगर हम ये देखें तो कोल्ड सोर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है वो फ्लूइड फेल होती है, यानी कि फ्लूइड फेल, इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, और इसके उसको अगर हम टच करेंगे यानी कि सेंसिटिव टू पेन, ये पेन के साथ ये सेंसिटिव होता है, और ये जो है एक इंतहाई सेंसिटिव होता है टच करने से, यानी कि एक किस्म का ये सोर भी है, अल्सर भी है, इसे हम अल्सर भी कह सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप है वो है कैंकर सोर। कैंकर सोर को जो है एप्टोस अल्सर भी कहते हैं। ये सिंगल पेल येलो कलर का अल्सर होता है, और इसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्लूइड मौजूद नहीं होता,
और ये चेक पर भी पाए जाते हैं, यानी कि गाल पर भी पाए जाते हैं, ज़बानों पर ये ज़बान पर भी होते हैं, और जो होंठे हैं लिप्स के इनसाइड भी ये दाने-नुमा स्ट्रक्चर पैदा होता है। इसे हम कैंकर सोर कहते हैं। कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ ऑफ स्टोमाटाइटिस क्या है? सबसे पहले ट्रॉमा, यानी कि कोई हादसा, किसी चीज़ से कट जाना, दांतों से कट जाना या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर से ये इन्फेक्शन हो जाना। दूसरा क्या है? मेडिकेशंस, जो ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन होता है या मिस यूज़ ऑफ मेडिकेशंस होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उससे भी हमारे स्किन के ऊपर, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टोमाटाइटिस कॉज़ होती है। इसके अलावा पुअर डेंटल हाइजीन्स, यानी कि दांतों का साफ़ नहीं करना या जो हाइजीनिक चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, ये भी स्टोमाटाइटिस की कॉज़ है। स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, सिगरेट वगैरह लेना, लूज़ फिटिंग ऑफ डेंटल प्रोस्थेटिक्स, इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं तो वो लूज़ पड़े होते हैं और इसकी वजह से भी ये कॉज़ होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी स्टोमाटाइटिस के कॉजेज़ में शामिल हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन, विटामिन बी12, बी2 और बी6 से की डेफिशिएंसी से भी स्टोमाटाइटिस कॉज हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एक वायरस होता है, उसे हम हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस HSV1, ये भी स्टोमाटाइटिस कॉज करवाती है सम टाइम। पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम पढ़ें, यानी कि इस डिज़ीज़ की कैसे अक्रेंस होती है, ये डिसऑर्डर कैसे पैदा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट आता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कॉजेटिव एजेंट जैसे हमने शुरू में पढ़े, या वो तो स्मोकिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, वो आके उसके ज़रिए वो हमारा जो थिन मेम्ब्रेन होते हैं म्यूकस, उसके अंदर पैथोजेंस आ जाते हैं, स्पेशली लिप्स, माउथ और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। जब पैथोजेंस इंटर हो जाते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ हो जाती है, पैथोजेनिक ग्रोथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, और ग्रोथ होने के बाद वो जगह रेड हो जाती है और उसके साथ-साथ उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है और उसके नतीजे में स्टोमाटाइटिस कॉज़ हो जाती है। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्टोमाटाइटिस। अभी हम डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस के अलामात को डिस्कस करेंगे। माउथ अल्सर विद अ व्हाइट और येलो लेयर एंड रेड बेस, यूजुअली इनसाइड द लिप्स, चेक और ऑन द टंग, यानी कि मुंह का अल्सर होता है, अमूमन वाइट होता है या येलो होता है, जो कि मुंह के लेयर पर, मुंह की सतह पर, ज़बान के ऊपर या चेक के, यानी कि गाल के ऊपर, ज़बान के नीचे या इसके साथ साथ होंठों पर पाए जाते हैं। इसमें रेड पैचेस यानी कि चालें पाई जाती हैं। ब्लिस्टर से मुराद ये है कि चालों के साथ साथ लाल कलर के जो चालें होती है वो भी पाई जाती है, और ज़बान का जायका भी ख़राब हो जाता है, मुंह का जायका भी ख़राब हो जाता है, इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है इसके अलावा, और इसके साथ साथ मुंह में यानी कि डिस्कम्फर्ट फील होती है। समटाइम्स 101 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी होता है, और इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस यानी कि तकलीफ़दा होती है, और मुंह के अंदर जब सांस लेते हैं तो मुंह से बदबू नमूदार होती है। इसके बाद अब मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टोमाटाइटिस की तरफ जाए, तो मेडिकल मैनेजमेंट में वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, यानी कि जो वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट होते हैं जो हमारे मुंह को खुश्क होने से बचाता है, वो हम देंगे पेशेंट को। इसके बाद टॉपिकल एनाल्जेसिया, टॉपिकल एनाल्जेसिया से मुराद एक किस्म का क्रीम देंगे जो एक्सटर्नल यूज़ पे होते हैं और इंटरनल यूज़ के लिए नहीं होते, वो क्रीम लगाएंगे ताकि इससे जो अफेक्टेड एरिया हो वो सुन हो जाए। इसके बाद ओरल पेन किलर्स भी हम देंगे। ओरल पेन किलर से ये होगा कि जो स्टोमाटाइटिस के नतीजे में पेन प्रोड्यूस होगी वो पेन ख़त्म होगी। इसके साथ साथ फिफ्थ नंबर पर जो है वो एंटीसेप्टिक माउथ वाश। एंटीसेप्टिक माउथ वाश का मतलब ये है कि एंटीसेप्टिक चीज़ें देंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, उससे हम माउथ वॉश कराएंगे पेशेंट का। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ स्टोमाटाइटिस, नर्सिंग का रोल क्या है, नर्सिस का रोल क्या है, तो नर्सिस ने क्या करना है, गिव फ्रिक्वेंट जेंटल माउथ केयर टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के मुंह को वॉश करना है और उसके साथ साथ जेंटली उसका केयर करना है ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स की कॉलोनी मज़ीद ना बढ़े।
सेकंड पर पेशेंट को सॉफ्ट ब्रशेस प्रोवाइड किए जाए, यानी कि नरम ब्रश प्रोवाइड किए जाए ताकि उससे स्टोमाटाइटिस के ऊपर असर ना पड़े। पेशेंट को जो है एडवाइस करना है ताकि वो ड्राई फूड और बल्कि यानी कि खुश्क और ऐसे खुराक जिससे उसको तकलीफ़ हो, उसके स्टोमाटाइटिस यानी कि उसके ज़ख़म को तकलीफ़ हो, स्पेशली तंबाकू और अल्कोहल हो गया, उससे रोके। पेशेंट को इन चीज़ों से रोके ताकि स्टोमाटाइटिस मज़ीद ख़राब ना हो जाए। पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए, पेशेंट को बताना चाहिए कि वो फ्लूइड इनटेक करे, यानी कि जो सॉल्युबल फ्लूइड होता है, जो नरम खुराकें होती है और इसके साथ-साथ पानी के इनटेक को पेशेंट ने बढ़ाना है। नर्सेस का ये काम भी है कि वो पेशेंट को डेंटल हाइजीन के बारे में समझाए कि वो डेंटल यानी कि दांतों की सफाई का ख्याल रखे और हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल करें। इसके अलावा नर्सिस का काम ये भी है कि वो मेडिकेशन दे पेशेंट को स्टोमाटाइटिस के हवाले से जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है ताकि स्टोमाटाइटिस से पेशेंट को रिलीफ आए। 7 पर नर्सेस का काम ये है कि वो कूल यानी कि ठंडी और गैर तेज़ाबी नॉन एसिडिक ड्रिंक्स जैसे कि पानी, दूध और इसके अलावा शेक्स, एप्पल जूस, इस तरह के जो लिक्विड चीज़ें हैं, जो लिक्विड न्यूट्रिशन है, नर्सेस को चाहिए कि वो स्टोमाटाइटिस के पेशेंट को दें ताकि स्टोमाटाइटिस के मरीज़ की इंटरनल फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस रहे। इसके बाद पेशेंट को यानी कि नर्स को चाहिए कि वो स्टोमाटाइटिस के पेशेंट को स्ट्रॉ दे। स्ट्रॉ से ये होगा कि पेशेंट जो लिक्विड होगा, जूस वगैरह होगा, उसको डायरेक्टली सक करेंगे और जो यानी कि इनडायरेक्टली जैसे कि अब गिलास हो गया, अब वो अगर स्टोमाटाइटिस का मरीज़ गिलास से पानी पिएगा तो वो उस पानी के अंदर अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडिक होगा तो वो लिप्स, होंठ और इसके साथ-साथ ओरल कैविटी से पास होता हुआ जाएगा और जिसमें यानी कि स्टोमाटाइटिस होता है, रेड पैचेस होती है, चालें होती है और जिससे पेशेंट को तकलीफ़ होगी। तो लिहाज़ा ये होना चाहिए कि नर्सेस स्ट्रॉ का इस्तेमाल करवाएँ मरीज़ों को ताकि उससे तकलीफ़ ना हो। इसके अलावा पेशेंट को हाई प्रोटीन और विटामिन डाइट देना चाहिए जिससे जो टिश्यू ख़राब हो गई वो टिश्यू दोबारा बन जाए। स्टोमाटाइटिस से जो स्किन ख़राब हो गया हो, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ख़राब हो जाते हैं, उसकी हीलिंग के लिए नर्सेस को चाहिए कि हाई प्रोटीन और विटामिन्स की डाइट दें। इसके अलावा पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो विटामिन सी के जो सप्लीमेंट हैं और इसके साथ-साथ कैंडी यानी कि कैंडी को खाए जिससे गम सलाइवेशन होगी, यानी कि मसूड़ों से और इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवेशन होगी, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा है उसकी प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा एटलीस्ट 2500 ml पर डे के हिसाब से फ्लूइड को टेक करना चाहिए स्टोमाटाइटिस के मरीज़ को लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा टॉपिकल एनेस्थीसिया अवर द लेसन 15 टू 20 मिनट्स बिफोर मील्स, यानी कि जो टॉपिकल एनेस्थीसिया है वो 15 से 20 मिनट कबल खाने से कबल उसको लगाना चाहिए ताकि फिर वो आराम से खाना खाए स्टोमाटाइटिस के पेशेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्स कैसे डायग्नोस करेगा कि इस पेशेंट को स्टोमाटाइटिस है। तो सबसे पहला पॉइंट, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, इन्फेक्शंस और केमिकल और मैकेनिकल ट्रॉमा, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो इम्पेयर्ड और ओरल होगा। उसकी वजह क्या होगी? पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी या कोई इन्फेक्शन या कोई केमिकल या मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है। सेकंड पे क्या है? सेकंड पे नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। चूँकि पेशेंट को यहाँ पर क्या होता है, स्टोमाटाइटिस होता है तो मुंह के ज़रिए वो एसिडिक और इसके अलावा ऐसे खाने जो गर्म होते हैं उसके इस्तेमाल कम करते हैं और इसमें स्टोमाटाइटिस के पेशेंट को एनोरेक्सिया यानी कि एक डिज़ीज़ है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का नहीं लगता जिसकी वजह से पेशेंट का वेट भी कम होता है और इंटरनल जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो जो है बढ़ जाती है, लेकिन पेशेंट खाना खाने में पेशेंट को दिक्कत होती है। इसके बाद क्या है? पेशेंट को पेन होगा। अब पेशेंट पेन के बारे में बताएगा, मीन के पेन रिलेटेड टू ओरल लीजन और ट्रीटमेंट, यानी कि पेन होगा पेशेंट को स्टोमाटाइटिस की वजह से
इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन में पेशेंट जो वर्बल कम्युनिकेट करेगा तो उसमें भी पेशेंट को दुश्वारी होगी। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज़ और ट्रीटमेंट, अब वो जो स्टोमाटाइटिस है उससे इन्फेक्शन, मज़ीद इन्फेक्शन की रिस्क भी है। सो इट वाज टॉपिक अबाउट स्टोमाटाइटिस। आई होप कि आपने स्टोमाटाइटिस को इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द ओरल कैंसर। थैंक यू।